नमस्कार, मैं हूं आशीष और अब हम देख रहे हैं हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर 1 का पार्ट। मैप हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इट्स अ 50 मिनट्स वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच इट जब आप मैप लर्निंग करना चाहते हो या मैप्स देखना चाहते हो। अब हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। दैट इज द वेरी सिंपल पार्ट आउट देयर। इस सेक्शन में, दैट इज आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर आप मैप सॉल्व कर चुके होते हैं, एंड दिस इज द पर्टिकुलर सेक्शन आउट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स अगेन फॉर दो स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री का ऑप्शन का पेपर पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, अदर्स कैन स्किप इट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 इन पार्ट 1 कंपलसरी होता है, जो मैप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन करने हैं। टोटल पूरा का पूरा हिस्ट्री पेपर जो होता है, इफ लेट सपोज अगर मैं पेपर की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। सो या तो आप 1 से लेके 5 के बीच में जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो या 3 हो या 4 हो, इसमें से आप 2 कर सकते हैं, ठीक है, या आप एक करिए, बट यू हैव टू डू एटलीस्ट 1। आप सारे के सारे बचे हुए तीनों क्वेश्चन नीचे से नहीं कर सकते और ऊपर से भी नहीं कर सकते, आपको एक तो एक करना पड़ेगा फ्रॉम सेक्शन 1। सो सेक्शन 1 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, इसमें से कैसे क्वेश्चंस आए थे, बिकॉज हिस्ट्री का सेक्शन एंशिएंट का सेक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 जहां से शुरू होगा वो मिडीवल का सेक्शन होगा, और मिडीवल के सेक्शन में भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और फिर 8 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको कंपलसरी करना ही है। 6, 7, 8 से या तो आप 2 करिए या 1 करिए, डिपेंडिंग अपॉन आपने ऊपर वाले सेक्शन में कितने क्वेश्चन किए। सो टोटल बनते हैं 1, 2, 3, 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और फिर 5, ठीक है। 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन टोटल। सो दैट इज योर मिक्स एंड मैच। ऊपर वाले नीचे वाले सेक्शन से जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, जो हिस्ट्री का सेक्शन का पेपर पहली बार देख रहे होंगे। I don't know about other optionals, but they almost follow the same pattern as it is here. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी इतना आसान नहीं होता, इन द सेंस दैट इट इज जस्ट नॉट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी इज वेरी कनिंग। तो यूपीएससी क्या करती है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दे देती है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दे देगी। दैट डिपेंड्स अपॉन देम, बट द पैटर्न विच इज नाउ फॉलोइंग इज दिस, दैट क्वेश्चन नंबर 2 या जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के मिलेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं 15 मार्क्स ईच, ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा आपको 20 मार्क्स का। अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉलो दिस डिक्टम दैट जो क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं उसमें 250 वर्ड्स लिखने हैं, और जो क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं उसमें आपको 350 से 400 के बीच में, 400 क्रॉस नहीं करना है, उतने वर्ड्स आपको लिखने हैं। पहले वो ब्लैंक पेज छोड़ देते थे, और अगर आप एक्स्ट्रा लिखते थे तो उसके लिए आपको पेनल्टी दी जाती थी। अब वो ब्लैंक पेजेस नहीं छोड़ते, गुड फॉर यू। नाउ व्हाट डू दे देमसेल्व्स ड्रॉ अ लाइन। तो वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं आफ्टर 2.5 पेज, और डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आप वहां पर लिखना बंद कर दीजिए। अगर आप उनके लाइन ड्रॉ किए हुए पेजेस के आगे लिखेंगे, सो दे विल कट पेनल्टी मार्क्स। लुक एट दिस क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग इन द सेंस, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजिक नहीं आते थे पहले, अब आना शुरू हो गए। सो आई एम रियली ग्लैड दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। अब मैंने आपको बताया था दैट बहुत सारे ट्रिक्स और तरीके होते हैं हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने का। सबसे पहला तरीका, सिंपल थॉट ये है कि जब मैं ये ऊपर वाले जो क्वेश्चंस है, जो मैप के क्वेश्चंस है हमने किए हैं, और अगर आपने मैप का वीडियो देखा होगा तो आप जरूर इस बात को जानेंगे कि मैप के क्वेश्चंस में 50% से 60% के बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे प्री हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। तो आपने अगर मैप में प्री हिस्ट्री इतना पढ़ा है तो किसी भी रिटन वाले क्वेश्चन में प्री हिस्ट्री का क्वेश्चन ना करें, उसमें मार्क्स नहीं मिलते। सिंपल सी बात है ये, हिस्ट्री के हर क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलते। सो यू हैव टू बी अ बिट कैलकुलेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टूडेंट्स को जो क्लास करते हैं उनको यही सलाह देता हूं कि प्री हिस्ट्री का जितना हो सकता है रिटन क्वेश्चंस मत करना, बिकॉज उसमें मार्क्स मिलने की गुंजाइश बहुत कम होती है, ठीक है।
ऐसा क्यों होता है? अगेन क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट चर्चा करते हैं. दिस इज नॉट द प्लेस टू डू दैट. अभी यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस के नेचर्स देख रहे हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन. द चाल्कोलिथिक पीपल, क्वेश्चन नंबर 2A, सबसे पहला पार्ट ये बताया जा रहा है द चाल्कोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट्स इन The Chalcolithic people were experts in microliths and were also skillful in workers' stone. वो कह रहे हैं कि चाल्कोलिथिक जो लोग थे वो माइक्रोलिथ बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे और स्टोन में भी, स्टोन के आर्टिफैक्ट्स बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट है. एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना है, मीन्स 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स. इट्स अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज चाल्कोलिथिक कल्चर्स जिसमें जॉर्वे है, इनाम गांव है, कयाथा है, बनास है, ये सारे नॉन हड़प्पन चाल्कोलिथिक कल्चर्स हैं. और इसका आंसर जब आप लिखेंगे या आपको लिखना है, ठीक है, कायदे से, तो बस एक काम करना होगा कि लेट सपोज अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको जॉर्वे, इनाम गांव, कयाथा, बनास, गिलुंड, ये सारे एरियाज के नाम हैं जहां पर हमें चाल्कोलिथिक कल्चर्स मिले हैं और पर्टिकुलरली नॉन हड़प्पन चाल्कोलिथिक कल्चर्स मिलते हैं हड़प्पा के अदर साइड. अब क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये दिया गया कि चाल्कोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट्स इन माइक्रोलिथ एज वेल एज वर्कर्स इन स्टोन. तो इसमें हड़प्पा या नॉन हड़प्पा की बात बिल्कुल नहीं की गई है, इसमें आप इंडस वैली के लोगों को जोड़ सकते हैं. बट बिकॉज इंडस वैली पीपल वर नॉट एंगेजिंग इन स्टोन क्राफ्ट दैट मच, वो सिर्फ बीड्स बनाते थे और बीड्स में भी कार्नेलियन, एजेट, लैपिस लजुली, इस प्रकार के स्टोन्स में वो काम करते थे जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं. तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं. बट अगर आपको आंसर लिखना है इसका, तो ये सब लिखने के बाद आप थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट्री साइट्स जैसे चानूदारो या आप दूसरे साइट्स जो कि सुक्ता गेंडोर या दिलमान कोस्ट्स वगैरह के आसपास के एरियाज हैं, मकरान कोस्ट के आसपास के एरियाज हैं, वो साइट्स के बारे में आप मेंशन करेंगे. इन सब साइट्स में पाए गए स्टोन और कॉपर आर्टिफैक्ट्स के बारे में मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल इनाम गांव से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉपर का हमें वेट मेजर्स और उनके कुछ कोम्स, कॉपर बेस्ड टूल्स लाइक कोम्स, एज वेल एज वी ऑल्सो गेट एन एविडेंस ऑफ कॉपर मिरर. तो इस प्रकार के एविडेंसेस बेस्ड आंसर आपको लिखने हैं हर कल्चर के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल बनास, गिलुंड और कयाथा ज्यादातर कॉपर में तो थे लेकिन वो कोई आर्टिफैक्ट नहीं बना पाते थे, लेकिन टुवर्ड्स द साउथ वो आर्टिफैक्ट और स्टोन दोनों को बनाते थे. ठीक है, अब इन सारे साइट्स के बारे में मेंशन करके, उनके फाइंडिंग्स के मेंशन करके, उनके आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के बारे में मेंशन करने के बाद आप एक सिंपल सा कंक्लूजन बता सकते हैं कि यस दे वर गुड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पर्टिकुलरली कॉपर एंड स्टोन वर्क्स. इतना आपने लिखा. इसमें मार्क्स आपको ज्यादातर मिलेंगे फाइंडिंग्स को बताने में, आर्कियोलॉजिस्ट्स का नाम बताने में और इनके एरियाज आइडेंटिफाई करवाने में. ठीक है, अब 15 मार्क्स इसमें भी आपके पूरे नहीं होंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कंपेयर देम विद आईवीसी अ बिट, बिकॉज यहां पे सिर्फ चाल्कोलिथिक कल्चर्स की बात हुई है और चाल्कोलिथिक में इंडस वैली आता है. ठीक है, सो अ क्लेवर वर्डिंग हैज बीन यूज्ड. ये पूरा का पूरा प्री हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्री हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा बहुत इसमें आता है. फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2B, हड़प्पन्स वर नॉट एन आर्टिस्टिक पीपल. कमेंट, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. इन्होंने ये नहीं कहा है दैट क्रिटिकली एनालाइज, लाइक मेनी स्टूडेंट्स हैव कम अप टू मी एंड सेड कि सर क्या इसे क्रिटिकली एनालाइज करना है क्या हमें, बिकॉज हमने तो ऐसा कहाँ पढ़ा है कि वो आर्टिस्टिक नहीं थे या वो आर्ट और क्राफ्ट में, आर्ट एंड क्राफ्ट का जब चैप्टर शुरू होता है तो हम इंडस वैली, क्या इंडस वैली से पहले मेसोलिथिक टाइम पीरियड से ही शुरू हो जाते हैं, भीमबेटका केव से ही शुरू हो जाते हैं, पेट्रोग्लिफ्स के बारे में बात करते हैं. तो ऐसा तो नहीं होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट हड़प्पन कल्चर में था नहीं. बट एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया
जो कि ज्यादातर सुनने में नहीं आता. नाउ दिस इज अ रिलेटिव स्टेटमेंट. अच्छा, बिफोर आई कम टू द स्टेटमेंट, लेट मी टेल यू कि जब कमेंट लिखा होता है, सो एग्जामिनर इज नॉट इन द मूड टू हियर योर क्रिटिकल एनालिसिस. दैट इज, आपको फॉर या अगेंस्ट के वाद विवाद में वो पढ़ने के लिए बोल ही नहीं रहा है. वो बोल रहा है कि मैं मानता हूं, एग्जामिनर बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं कि हड़प्पन जो है वो आर्टिस्टिक पीपल नहीं थे. कमेंट करो, प्लीज कमेंट अपॉन दैट. अब आप इस स्टेटमेंट को या तो टू, या तो अगेंस्ट, या तो फॉर, या तो अगेंस्ट, जो भी आप स्टेटमेंट को परसीव करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं गलत होगा लिखना कि नहीं सर आप गलत हैं, हड़प्पन्स वर नॉट आर्टिस्टिक, दे वर आर्टिस्टिक पीपल. लेट सपोज इफ यू टेक दिस स्टैंड, तो इसी स्टैंड को मेंटेन करके हुए अपना आंसर कंप्लीट करिए. बट ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहां पर स्टैंड लेना वाजिब रहेगा दैट दे आर नॉट एन आर्टिस्टिक पीपल, बट दैट इज अ रिलेटिव स्टेटमेंट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब होता है दोस्तों किसी के संदर्भ में, इन कंपैरिजन टू समबडी और इन कंपैरिजन टू सम कल्चर. अब आप बताइए कि इंडस वैली का कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? ठीक है, इंडस वैली के कल्चर को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं या करते हैं, राइट? उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर हम ये कह सकते हैं दैट दे वर नॉट आर्टिस्टिक पीपल. So let me say to you and give it to you a hint. Let's suppose कि अगर मैं कह रहा हूं कि इंडस वैली पीपल को मैं उनके कंटेम्पररी सिविलाइजेशन सुमेर, या बेसिकली जो यूफ्रेट्स टिग्रीज रिवर के पास में था ईरानियन सभ्यता में, तो सुमेर सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करूंगा, जिसको आप बहुत ही फेमसली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं. सो या तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करूंगा आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर, या तो उनके सक्सेसर सिविलाइजेशन को लेकर कंपेयर करूंगा, जो उनके सक्सेसर सभ्यता आई, जो इंडस वैली के बाद इंडिया में आती है, एंड दैट इज द वैदिक एज. ठीक है, बिकॉज वैदिक एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 टू 600 BCE, और इंडस वैली जो है वो मैं चलिए कहते हैं 2600 से लेके 1750 was its mature phase, not the declining phase, was its mature phase. तो इसके बाद जो एज आती है वो है वैदिक एज. तो वैदिक एज के साथ और सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करिए. ये बताइए कि इंडस वैली के लोग जो हैं वो ज्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट इन कंपैरिजन टू दीज टू ग्रुप्स नहीं था. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उनके पेंटिंग्स नहीं होते थे. ज्यादातर पेंटिंग्स हमें या ज्यादातर मोटिव्स हमें सील्स में देखने को मिले, या उनके सिग्नेज में देखने को मिले, इन देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज स्क्रिप्ट फॉर्म, जो क्यूनिफोरस स्क्रिप्ट फॉर्म था उसमें देखने को मिला. पेंटिंग्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं. क्या स्कल्पचर्स जितने अच्छे वैदिक या पोस्ट वैदिक एज में हमें देखने को मिलते हैं वहां पर इंडस वैली में देखने को मिलता है? नहीं. सो ऑल दिस कंपैरिजंस यू हैव टू मेक इट राइट. Let's talk about the forms of religion, or the forms of tapestry, art and craft in the form of let's say paintings, music, dance. जितना पोस्ट वैदिक एज में आता है उतना इंडस वैली में हमें देखने को नहीं मिलता, except some evidences. For example, some people will say कि सर फ्लूट मिला था इंडस वैली में. ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट या डांस वगैरह तो होगा ही, बट पेंटिंग्स हमें इसके बारे में डिपिक्ट नहीं करती है. सो आर्टिस्टिक का मतलब ये होता है कि या तो आप अपनी कल्चर के बारे में किसी पेंटिंग्स के थ्रू हमें बताएं, या किसी स्कल्पचरल फॉर्म के थ्रू हमें बताएं, या किसी और तरीके से बताएं. उतना ज़्यादा अगेन आर्टिस्टिक नहीं थे. दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी what you call as controversial, because you might say that सर ऐसा नहीं हो सकता, because for example डांसिंग गर्ल हमें इंडस वैली से मिलता है. ठीक है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल हमें हड़प्पा से मिलती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डांस नहीं हो रहा है? Again I said you that this statement is made in a relative capacity. कैपेसिटी इन द सेंस कि आप या तो इंडस वैली को सुमेर, या तो आप इंडस वैली को वैदिक एज से कंपेयर करिए, और इनके कंपैरिजन में बताइए कि वो आर्टिस्टिक सभ्यता नहीं थी. It was mostly a civilization which was managed by, let's say, merchants, most of it. So यहाँ पर आपको कमेंट करना है, and this was a very interesting question for me. I did not see such type of question in the long time coming up.
Look at the third question. Ideological challenges posed by Jainism and Buddhism was deeply rooted in socio-economic transformations brought about by expansion of agrarian settlements in Eastern India. ये बड़ा ही often repeated question है. बुद्धिज्म और जैनिज्म के मटेरियल मिलियू को समझाता है, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के एमर्ज होने का इकोनॉमिक और सोशल कारण क्या था, आर्थिक और सामाजिक कारण क्या थे. तो आर्थिक और सामाजिक कारण आपको बताने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इंडिया में पर्टिकुलरली अगर मैं थोड़ा सा अगर आप देखें टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, मैप मैंने बहुत खराब बनाया सो डोंट ट्राई एंड कॉपी इट, बट लेट सपोज पहले आर्यव्रत या वैदिक एज का एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ करता था, प्रेजेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ करती थी. उसके बाद टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वैदिक एज, दैट इज 1000 BC टू 600, इस टाइम पीरियड में वैदिक एज ईस्ट में जाने लगी. फॉर एग्जाम्पल, शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का एक अंग है, उसमें लिखा हुआ है कि विदेगा माधवा जो हैं वो एक रूलर हैं और वो अग्निदेव को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फॉरेस्ट क्लियर करके दे दें और सेटलमेंट जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट हो सके. तो फॉरेस्ट अग्निदेव क्लियर करके देते हैं सदा नीरा तक, गंडक तक. दिस स्टोरी इज बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ईस्टर्न सेक्शन. तो जब एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता है तो आपको बताना है पॉपुलेशन एक्सपेंशन होती है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन के साथ सरप्लस आता है, सरप्लस के साथ वॉर्स और वॉर्स लाइक अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ क्या है? टू इंक्रीज योर बाउंड्रीज. दैट्स अ सिंपल आइडिया. सो वॉर्स स्टार्ट, and along with wars the bureaucracy increases, the number of paraphernalia for a ruler increases. तो एक रूलर अपने सिर्फ पुरोहित और सेनानी को लेकर काम नहीं करता, जो कि अर्ली वैदिक एज में होता था. अब लेटर वैदिक एज में उसके पास बहुत सारे अफसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सेनाएं हैं, और सेनाएं जो हैं वो परमानेंट हैं. So there is a group of people who are permanently working as soldiers, and there are group of people who are permanently working as agriculturalists. Then you also have increase in economic activities. For example, taxations increase हो रहे हैं, taxations के officers increase हो रहे हैं, king का position hereditary बन रहा है, पहले hereditary नहीं हुआ करता था. All these are signatures of changes in economic and social strata, not alone just political strata. तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. एंड दिस वाज अ वेरी ओल्ड पैम्फलेट विच वाज रिटन बाय प्रोफेसर आर एस शर्मा. प्रोफेसर आर एस शर्मा ने एक पैम्फलेट बहुत पुरानी लिखी हुई थी जिसको कहा जाता है मटेरियल मिलियू ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के एमर्ज होने का ये मटेरियल मिलियू है, एक पूरा पैम्फलेट जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आते हैं अलग अलग तरीके से. सो दिस इज नथिंग न्यू. आई वुड लाइक टू कीप इट शॉर्ट, बट हर असेसमेंट में ना हमारा वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है. मैथ का सेक्शन इज 50 minutes लॉन्ग, सो आई हैव बीन टोल्ड ऑन दैट. ओके, गोइंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 3. और ऐसा नहीं है कि मैं इसके आपको फॉर्मल आंसर्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं फॉर्मल आंसर्स भी दूंगा डेफिनेटली. विल ट्राई एंड राइट सम आंसर्स हियर इन द क्लास इटसेल्फ सो दैट some of you can get a hint of how to write an answer, but this is a first reading kind of sorts. अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, it says the origin of territorial republics has been traced to the reaction against pattern of life that evolved in the later Vedic period. अगेन लेटर वैदिक पीरियड से उठाकर एक क्वेश्चन दिया गया और वो पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ टेरिटोरियल रिपब्लिक्स, जो गणराज्य थे वो जब आए, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिएक्शन ऑफ लाइफ दैट इवॉल्व्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड में जो लाइफ या जो सोसाइटी का रहने का तरीका था उसके खिलाफ एक रिएक्शन था. नाउ दिस इटसेल्फ इज द रीजन फॉर द एमर्जेंस ऑफ महाजनपद्स. तो जो महाजनपद्स आते हैं वो क्यों आते हैं 6th century BC में, उसका एक कारण यहां पे एग्जामिनर ने हमें बताया है और फिर कहा है कि इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए. राइट, एनालाइज दैट व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ लाइफ. तो सोशल रीजन क्या थे वैदिक एज में. अब यहां पर एक स्टूडेंट को इतना ही समझना है कि दो चीजों के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं. वैदिक एज जो 1500 BC से लेके 1000 BC
के बीच में रहती है, अर्ली वैदिक एज, उसकी सोसाइटी के बारे में मेंशन किया जा रहा है कि इस सोसाइटी ने कैसे जन्म दिया महाजनपद को, जो कि 600 BCE में आ गया। ठीक है, तो आपको अगेन वैदिक एज की सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी जो एक दूसरे से हमेशा फाइट करती थी, उसकी ओलिगार्किक प्रेफरेंसेस और रिपब्लिक के प्रेफरेंसेस कि एक फैमिली में बहुत सारे किंग्स आना शुरू हो जाते हैं, या गण साम्राज्य या गणराज्य आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैशाली, जहां पर 7700 राजाओं की परंपरा हुआ करती थी, सभा और समिति हुआ करती थी, और कैसे वैशाली मगध के साथ लड़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आपको ये भी बताना है कि ट्राइबल्स एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, तो उसमें किस टाइप की अनसर्टेनिटी हुआ करती थी। ठीक है, द मल्टी पार्टी ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, एंड प्लस द वे ऑफ लाइफ विच यूज टू बी ओनली एनसर्कल्ड इन एंड अराउंड द काउ इकोनॉमी, की गवेश थी, गवेशना, ये सारे वॉर्स के लिए टर्म यूज किए गए हैं। तो काउ से रिलेटेड इकोनॉमी कैसे महाजनपद के इकोनॉमी को जन्म देती है, जहां पर हम निष्क और सतमान की बात कर रहे हो, यानी कि गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर्स की बात कर रहे हो, वो चेंज कैसे आता है, कॉइनेज का सिस्टम कैसे आता है, एक हेरिडेटरी मोनार्की का सिस्टम कैसे आता है, एक स्टेबल सोसाइटी का सिस्टम कैसे आता है फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटी एंड ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड फाइटिंग। ये चेंज आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। अगेन अ वेरी ऑफ्टन रिपीटेड क्वेश्चन, कोई चेंज यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिलता। How far did the next question is, how far did the Mauryans facilitate diffusion of material culture of the Gangetic Plains? ये क्वेश्चन ज़रूर नया है, जो पहले नहीं देखा था मैंने। इन्होंने हालांकि पार्ट्स ऑफ इट हैव ऑलरेडी बीन सीन। इट सेज दैट मौर्यंस ने मटेरियल कल्चर का डिफ्यूजन गैंजेटिक प्लेन्स में कैसे फैसिलिटेट किया, यानी कि मौर्यंस की आर्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम देखने को मिलती है। एक ही प्रकार के अशोक स्तंभ आपको गांधार में भी देखने को मिलेंगे और ब्रह्मगिरी में भी देखने को मिलेंगे, गांधार इन द नॉर्थ एंड ब्रह्मगिरी इन द डीप साउथ। तो मटेरियल कल्चर का डिफ्यूजन, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल मटेरियल कल्चर का लैंग्वेज भी होता है, कि ब्राह्मी जो है एक स्क्रिप्ट की तरह सब जगह यूज की जा रही है, प्राकृत बोली जा रही है, ठीक है, एज एन एग्जांपल। या मटेरियल कल्चर का डिफ्यूजन रिलीजन से भी होता है, जैसे कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार गैंजेटिक प्लेन्स में, और गैंजेटिक प्लेन्स के अलावा भी मौर्यज ने कैसे किया। तो मटेरियल कल्चर की जब बात आए तो उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट, इंस्क्रिप्शंस, रिटन लैंग्वेज फॉर्म्स, रिलीजियस लेट्स से सिंबलिज्म, रिलीजियस सिंबलिज्म में स्तूपा भी आएंगे, विहार भी आएंगे, टेम्पल्स भी आ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक राज्य करता है। मौर्याज कैसे कर रहे थे गैंजेटिक प्लेन्स में, उन्होंने ये फैसिलिटेट कैसे किया, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो उन्होंने ये फैसिलिटेट, बड़ा ही सिंपल आंसर है, थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। सो व्हाट आर द स्टेट इंस्टीट्यूशंस? आपको स्टेट ब्यूरोक्रेसी बतानी है, स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिफरेंसेस, उसके डिविजन्स। आपको ये भी बताना है कि मौर्याज किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, लेट से उत्तर पथ, दक्षिण पथ। मौर्याज किस प्रकार से पोर्ट्स बना रहे थे, ताम्रलिप्ति के बारे में मेंशन कर सकते हैं, चंद्रकेतुगढ़ के बारे में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इनलैंड रोड सिस्टम के बारे में बता सकते हैं मौर्याज के, या आप अशोक के या बिंबिसार के या अजात शत्रु के। हालांकि यहाँ पे मौर्याज के बारे में लिखा है, सो विल नॉट एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट अजात शत्रु, बिकॉज वो दूसरे डायनेस्टी से हो जाते हैं। हम मौर्याज तक अपने आप को सीमित रखेंगे, बट अ लॉट ऑल्सो गोज टू द क्रेडिट ऑफ अदर लाइक्स ऑफ मगधन रूलर्स लाइक धनानंद, नंदा डायनेस्टी के, और बिंदुसार फ्रॉम द हरियाणा डायनेस्टी, जिन्होंने अपनी डिप्लोमेसी और अपने वॉर्स से काफी एरियाज को जोड़ कर रखा। तो डिप्लोमेसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आउट देयर, बट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पहले नहीं देखा गया था। Next, examine the nature and the impact of India's contact with Central Asia during the 1st to 3rd century CE, Common Era. How did these interactions influence India's political, cultural and economic sphere? 1st और 3rd century के बीच में इंडिया में पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज आती हैं, जैसे आप कह सकते हैं शुंगस, कानवास, कुशान्स,
ज़्यादा मेजर कुशान्स, देन सातवाहन्स, ठीक है, ये सारे नॉर्थ और साउथ दोनों मिला के। इंडो ग्रीक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू ऑल्सो हैव शाकास, पार्थियंस, अब इतने सारे नहीं, लेकिन यस मोस्ट ऑफ देम कम अप ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, 2 to 300 के 200-300 साल के बीच में ये आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठाया गया है आर एस शर्मा के लास्ट चैप्टर से, वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स इन आर एस शर्माज बुक एंशिएंट इंडिया। वहां पे इंडियाज इंटरैक्शन विथ एशिया एंड द लार्जर वर्ल्ड मेंशन किया गया है। प्लीज गो एंड सी दैट चैप्टर। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको स्कॉलर्स के बारे में लिखना है जो कुशान पीरियड में थे, जो सातवाहन पीरियड में थे, उन स्कॉलर्स के बारे में जो इंडो ग्रीक से संबंध रख रहे थे, उन स्कॉलर्स के बारे में जो चाइनीज रूलर्स से या चाइनीज स्कॉलर्स से संबंध रखते थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ज्यादातर। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट those interactions that Kushans were forming. Let's suppose Kushans का बाउंड्री ईरान के बॉर्डर तक जाता था एंड टूवर्ड्स आवर इंडियन बॉर्डर स्टिल मथुरा, तो ट्रेड रूट के थ्रू इंटरैक्शंस वो आपको बताने हैं। सातवाहन्स के इंटरैक्शन, लेट सपोज विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स दैट दे यूज्ड टू कंट्रोल। सातवाहन के साउथ इंडियन पोर्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रीक ट्रेड कंडक्ट करते थे, so much so that Pompey में, that is one of the very important Greek towns which later on got submerged because of volcanic eruptions. Pompey में हमें images of Lakshmi मिलती हैं, we also find images of Ganesh out there. We find a lot of aureus and denarius, that is Roman gold and silver coins in Indian cities on those ports. So we have to mention that. तो आपको ये इंटरैक्शंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे इंडिया के पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक स्फीयर्स को, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में, सातवाहन्स और कुशान्स इकोनॉमी को फ्यूल कर रहे थे। मार्कस ऑरेलियस का ही कोट्स बहुत सारे हैं जो कि ग्रीक रूलर हुआ करते थे, दैट स्मॉल वेट ऑफ पेपर इज इक्वल टू गोल्ड इन ग्रीस। प्लिनी जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा, he tells a lot about the love of Europeans or the love of Greek peppers as well as silk। दो कमोडिटी के बारे में वो बात करते हैं कि ग्रीक के पेपर और सिल्क प्रेम के वजह से गोल्ड की नदियाँ बहती हैं फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। सो यू हैव टू मेंशन इकोनॉमिक एग्जांपल्स लाइक प्लिनी और लाइक अरियान स्ट्रैबो, और फॉर दैट एग्जांपल आवर इन्फ्लुएंस विथ रिस्पेक्ट टू the Greek, Indo-Greek interaction in Buddhist sphere, like Gandhar School of Art, पूरा का पूरा Buddhist but Greek influence से चलता है। These examples are very valid examples. Political cultural spheres, for example, you have to mention about Agathocles, Demetrius I, II, ये सारे Greek rulers, Meander, very famous Greek rulers, जो कि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो से या इंडियन पॉलिटिकल कनेक्शंस के वजह से जाने जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर जिन्होंने अपने एम्बेसडर को भेजा और अपनी बेटी की शादी भी कराई मौर्य से। सो दीज आर पॉलिटिकल कनेक्शंस, बट यू ऑल्सो हैव टू मेंशन सम अदर कनेक्शंस। फॉर एग्जांपल हीलियोडोरस कनेक्शन विद सुंगा डायनेस्टी, हीलियोडोरस कैसे भागवतिज्म में कन्वर्ट करते हैं, या नागसेना कन्वर्टिंग मियांडर, अगेन इंडो ग्रीक रूलर, और फॉर एग्जाम्पल रुद्रदमन जो कि एक शाक रूलर हैं, बट ही इज लॉन्चिंग द वेरी फर्स्ट संस्कृत बेस्ड इंस्क्रिप्शन इन इंडिया कॉल्ड द रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन और द सुदर्शन लेक इंस्क्रिप्शन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। इस टाइम पीरियड में ऑब्वियसली ये सब कुछ हो रहा था। ये सबसे करने वाला एग्जाम्पल है। अगर मुझे चुनना होता कि कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को तो बिल्कुल करता, बिकॉज मैंने एक सिंपल सी बात कही है बॉस, आप सबको कही है, वापस कहूँगा, दैट द मोर यू एस्केप क्वेश्चंस विच हैज़ वेरी लेस पॉइंट्स, जैसे कि मैंने प्री हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल आपको बताया, चैल्कोलिथिक कल्चर्स के बारे में बताया, उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स नहीं है लिखने को, बट इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, वैदिक एज के ऊपर क्वेश्चन है, या महाजनपद के ऊपर क्वेश्चन है, या मौर्यास के ऊपर क्वेश्चन है, और
पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है। पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, इनफैक्ट यू हैव सो मच पॉइंट्स कि आप इनफैक्ट लेटर ऑन आई विल ट्राई एंड डू अ मॉडल आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आउट देयर। इस पे हम एक मॉडल आंसर करेंगे बाद में एक पर्टिकुलर सेक्शन का, यू विल गेट एन आइडिया। सो यू हैव अ लॉट टू ऑफर टू द एग्जामिनर। तो जहां पे पॉइंट्स ज्यादा बनते हैं वो वाला सेक्शन उठाओ और कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 और सेक्शन बी हम बाद में करेंगे बिकॉज दिस इज ओनली अ discussion of section A. So question number 4, just see this. The dynamic of social mobility in early medieval India was shaped by a complex interplay of caste hierarchies, religious legitimation, economic transformation, and political patronage. Critically assess how these factors collectively reconfigured the structure of Indian early medieval Indian society. Early medieval India का जो part होता है ना, वो होता है 6th to 7th century BC का। जैसे ही 6th century BC मतलब 500 से आप आगे बढ़ते हैं तो अर्ली मिडीवल वाला फेज शुरू होता है। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि सोशल मोबिलिटी अर्ली मिडीवल इंडिया में वो शेप बाय इंटरप्ले ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट था, रिलीजियस लेजिटिमेशन था, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था और पॉलिटिकल पेट्रोनेज था। अब बताइए कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर कैसे अर्ली मिडीवल सोसाइटी को जन्म दे रहे हैं। सो अर्ली मिडीवल सोसाइटी जहां पर कास्ट का प्रोलिफरेशन है, फॉर एग्जाम्पल कमिंग अप ऑफ राजपूत्स, कमिंग अप ऑफ कायस, दीज आर टू वेरी डोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ कास्ट प्रोलिफरेशन। तो कास्ट निकल कर आ रहा है वर्ण से आगे, नंबर 1। तो आपको दोनों के बारे में बात करनी है थोड़ा थोड़ा। एंड देन इट सेज रिलीजियस लेजिटिमाइजेशन, कि नए रिलीजियस लेजिटिमाइजेशन भी हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल गुर्जर प्रतिहार राज, जो ट्राइबल रूलर्स हुआ करते थे, वो अपने आप को शैव बता रहे हैं। हून्स जो कि गुप्ताओं को खत्म करके आ रहे हैं, आफ्टर 550 onwards Guptas were nowhere to be seen, but Huns were there, Hephaltis were there. हून्स इंडिया में आकर अपने आप को शैव बता रहे हैं, तो रिलीजियस लेजिटिमाइजेशन यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। एंड देन इट सेज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल पेट्रोनेज। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? यू आर चेंजिंग टूवर्ड्स फ्यूडलिज्म, फ्यूडल सेटअप आ रहा है। ये सबसे पुराना डिबेट है बीडी चट्टोपाध्याय की, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हु राइट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर पीरियड। इस पर्टिकुलर पीरियड में वो लिखते हैं कि फ्यूडलिज्म इंडिया में एमर्ज कैसे हो रहा था, सब कुछ लैंड से क्यों जुड़ा हुआ था, कॉइनेज खत्म हो चुका था। कॉइनेज का मतलब जहां पे कॉइन्स आपको मिलेंगे, कॉइन होर्ड्स आपको मिलेंगे, वो खत्म हो चुका था। लोग सामंतवाद की तरफ, फ्यूडलिज्म की तरफ जा रहे थे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इसमें लिखने को बहुत कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को लोग नहीं समझ पा रहे थे, या ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे थे। उनको लग रहा था कि हमें लिखना क्या है, आपको लिखना है मिडीवल, अर्ली मिडीवल सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं कास्ट, रिलीजन, थोड़ा बहुत विमेन रिलेटेड इश्यूज, थोड़ा बहुत यू विल राइट अबाउट लेट्स से द डिनोमिनेशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, जो पावर पॉलिटिक्स आ रही है एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर, ट्राइबलिज्म हो या एक पर्टिकुलर कास्ट हो जिसको लेकर पावर आ रही है। एंड फाइनली यू ऑल्सो समटाइम्स राइट अबाउट द कमिंग अप ऑफ न्यू स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोशल डोमेन। ये सब लिखने के बाद आप कह सकते हैं कि हमने सोसाइटी के ब्रॉड काउंटूर्स को, ब्रॉड इमेज को एग्जामिनर के सामने पेश किया है। और इन सब पॉइंट्स को लेकर पेश करना होता है, जिसमें थोड़ा बहुत इकोनॉमी वाला भी आएगा, बिकॉज सामंतवाद जो है सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी, अर्ली मिडिवल इंडिया में आती है। ये एक ऐसे वाला आंसर था जो अब आपको 15 मार्क्स के लिए लिखना था, ठीक है। उसके बाद पल्लवाज और चालुक्यास के बीच में एक सिंपल सा कॉन्फ्लिक्ट आपको बोला गया है मेंशन करने के लिए, वो आप कर सकते हो, फटाफट कर लीजिए। एंड देन it says mainly this conflict was because of water. I say it on all the classes. आज भी तेलंगाना में, हैदराबाद में, या सॉरी आज भी तेलंगाना, आंध्रा में, तमिलनाडु, केरला में, कर्नाटका, महाराष्ट्र में क्या होता है, कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट वाटर. So this was also a lot of rivalry about water as well as the fertile area. Krishna, Tungabhadra, Doab, Kaveri, Krishna towards Kaveri,
वो सब फाइट्स चल रही थी. चालुक्यास और पल्लवास आर टू बट कैरेक्टर्स विच कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द हिस्ट्री. Lastly, it says critically evaluate the major stages in the development of art and literature in early medieval India and explain how these stages reflected the broader changes in society and patterns of patronage during that period. कि आर्ट और लिटरेचर अर्ली मिडिवल इंडिया में कैसे चेंज होता है, नंबर 1. और ये बताइए कि ये स्टेजेस को कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी में पैट्रोनेज कैसे चेंज हो रहा था. सो लेट्स अबाउट कमिंग अप ऑफ मोर एंड मोर वर्नैक्युलर लिटरेचर, है ना, भक्ति लिटरेचर. अब आप संस्कृत से या प्राकृत से या मगधी से या पाली से हटकर वर्नैकुलर की तरफ जा रहे हैं. ब्रज में, अवधी में, खड़ी बोली में, you know, in the languages of Maithili, in the languages of Maharashtri Prakrit, later on Maharashtri और मराठी, ये सारे languages जन्म कैसे ले रहे हैं, that you have to mention. The coming up of new forms of art other than literature. So what are the new forms of art? You mostly have to say about the changes in, देखिए उस टाइम के हमारे पास पेंटिंग्स मौजूद नहीं है, but we have the presence of, let's say, sculpture art. So you have to talk about the post Gupta time period, early medieval post Gupta time period. तो आपको उन स्कल्पचर आर्ट्स के बारे में बात करनी है जो कि अर्ली मिडिवल इंडिया में किए जा रहे थे. जैसे चालुक्यंस के टाइम पीरियड पे आईहोल इंस्क्रिप्शंस हो गए, या आईहोल का पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स हो गया, या राष्ट्रकूट के एलोरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स हो गए. तो आर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पेंटिंग के बारे में मेंशन करना है, आप राजपूत सोसाइटीज़ के आर्ट्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया. और आप राष्ट्रकूट के एलोरा केव टेम्पल कॉम्प्लेक्स के, या परमार के धार टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में, या चंडेलास के खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में, और घड़ावलास के, कन्नौज के, या पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली के कंस्ट्रक्शंस के बारे में मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ आर्ट, बिकॉज आर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कल्चर्स, formation of temple making, the areas and the reliefs which are made on those temples. So that is where you innovate in your answers. So कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे क्वेश्चंस, अब मैं सेक्शन बी के बारे में अलग वीडियो में बताऊंगा, बट एंशिएंट का सेक्शन ये था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चैलेंजिंग भी था. In fact, I have told you the questions which I saw it for the first time, like Hadappans were not an artistic people. A very interesting question. हमें करना चाहिए इसके ऊपर, हम करेंगे डेफिनेटली एक अलग से स्मॉल आंसर राइटिंग सेशन. एंड देन अबाउट द अदर सेक्शंस. तो अगर if I was a person who had to write answer and choose an answer basically, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं चूज करता, बिकॉज इट हैड a lot of tough choices for me, plus जहाँ पे भी प्री हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं मार्क्स नहीं मिलते हैं. I would have definitely chosen क्वेश्चन नंबर 3 and 4. 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से कर लें तो बात बन जाएगी, बट दीज आर वेरी लेंदी क्वेश्चंस ऑल्सो. तो as a student who will go on to write a paper for history optional, please be aware also कि लेंदी के चक्कर में भी पढ़ना होता है. सो अगेन अब पेपर का बी सेक्शन देखेंगे, और सेक्शन बी में फर्स्ट 5 ऑप्शन जो होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज कंपलसरी फॉर एवरीबडी. तो ये तो कंपलसरी, ये तो आपको करना ही है. तो वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, 150 वर्ड्स के 5 शॉर्ट नोट्स आपको लिखना होता है, फटाफट लिख के निकालना होता है. ये सारे मिडीवल से अब होंगे. तो मिडीवल इंडिया का पेपर कैसा था? लुक फॉर द अदर वीडियो आउट देयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. कंटिन्यू.